तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ लोगों को पता होगा ना ये टोन। ओके लेट्स गो। किसका टोन है? कैरी मिनट। देखा है नहीं देखा? हाँ। तो कैसे हैं आप लोग? चलो शुरू करते हैं, बिना आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। लेट्स गो। सो रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू? अच्छा पहले तो कल का रिवाइज कर लेते पहले थोड़ा सा। सौदा कल क्या पढ़ा था? कितने कंडीशन है? पहला आंसर बोल रहे हो, बदला रहे हो मेरे से। दूसरा बुक बन कंपल्सरी बुक बन। तीसरा बुक बन बोला तो उसमें भी पढ़ लेते हैं। तीसरा और चौथा वेरी गुड। उसके बाद में हमने क्या देखा था? उसके अंदर या दिस वन क्या बोला वापस? लेट द पार्टी बी अवेयर। उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? होल्ड कितने नंबर है ये बताओ पहले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स, यूसेज ऑफ ट्रेड, 7, और 8। इसमें से 5-6 याद है? ठीक है, याद है पक्का? आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ना। तो आप क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो? अच्छा उसके क्वेश्चन। ओके सो मौजूदा प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? गुड्स क्या हो जाए? असर्टन। कौन से स्टेट में आ जाए? डिलीवरेबल। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए और बायर को नोटिस होनी चाहिए। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या था? अनअसर्टन गुड्स कब ट्रांसफर होता है? असर्टन हो जाए, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए और अनकंडीशनल हो। क्लियर है आंसर सबको? नेक्स्ट वाला व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? सिलेक्ट द गुड्स, म्यूचुअल कंसेंट, डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनल। क्लियर है? फिर सेल और रिटर्न बेसिस देखा था हमने, हाँ है ना। चलो आज बढ़ते हैं आगे। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। ओके स्मॉल एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है लेट्स गो। अंक्या ने साग्या को, साग्या आया है? साग्या कहां गायब हो गए? वैलेंटाइन डे कल से गायब हो। कल इमरान हाशमी डे था, पहले सुना। बोलो हाँ ना। तो कल से साग्या गायब, उसको पूछो कहां गायब था बोलना। तुम जास्मीन के चक्कर में पड़े हो, किसी और के साथ होगा। ओके अंक्या ने साग्या को, अंक्या ने जोर से बोलो, अंक्या ने बेच दिया। मतलब अरे गुड्स बेच दिया। अंक्या ने साग्या को क्या बोले एक बार? गुड्स बेच दिया। गुड्स का अगर मैं बोलूं तो अंक्या रहता था फॉर एग्जाम्पल चेरापूंजी में। कहां? और साग्या रहता था चिंचपोकली में। चाइना में नहीं, कोरोना चल रहा है वहां पे। सो अंक्या रहता था चेरापूंजी में और साग्या रहता था चिंचपोकली में। बोलो हाँ है ना। अंक्या ने गुड्स डाले ट्रेन में। फील भी आ गया तुमको? निकालने तो पहले ट्रेन। सो अंक्या ने गुड्स डाले कहां? बोलो हाँ है ना। गुड्स डाले ट्रेन में और रेलवे रिसीट जो थी, क्या थी बोले एक बात उसे? रेलवे रिसीट। वो उसने साग्या को
स्पीड पोस्ट कर दी। क्या कर दी बोले एक बार उसे? स्पीड पोस्ट। पर रेलवे रिसीट के ऊपर लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू पेमेंट। सब्जेक्ट टू पेमेंट। सब्जेक्ट टू पेमेंट मतलब जब तक गुड्स का पेमेंट नहीं होता तब तक रेलवे रिसीट क्लेम नहीं हो सकती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? साग्या ने अंक्या को कोई पेमेंट नहीं किया, नो पेमेंट। मुझे एक बात बताओ, रेलवे रिसीट तो साग्या के पास है, पेमेंट तो नहीं किया है, क्या साग्या गुड्स क्लेम कर सकता है? बोलो हाँ है ना? क्या साग्या गुड्स क्लेम कर सकता है? अब यहां अंक्या, पहले तो साग्या गुड्स को क्लेम कर नहीं सकता, सो विल सी साग्या कांट क्लेम द गुड्स। कांट बोले एक बार, क्लेम गुड्स। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब गुड्स तो पहुंच गए चिंचपोकली। गुड्स कहां पहुंच गए? चिंचपोकली में गुड्स पहुंच गए। अब अंक्या को समझ में नहीं आ रहा गुड्स वहां पहुंच गए, क्या करे? बीच में पार्या आया और पार्या ने अंक्या को फोन किया, बोले मेरे को स्पेसिफिक टाइप के गुड्स चाहिए, मैं चिंचपोकली के आसपास ही हूं, क्या तुम मुझे डिलीवर कर सकते हो? अंक्या ने बोला अरे हां, मेरे कुछ वही अभी रेलवे वही पड़े, तुम जाके कलेक्ट कर सकते हो, पहले पेमेंट कर देना। पार्या ने उठा, स्ट्रेट अवे धाड़ करके पेमेंट कर दिया, बहुत जोर से फेंक के मारा, बहुत जोर से लग गया। और फिर लगे जिसने नया रेलवे रिसीट बनाया अंक्या ने, और पार्या को भेज दिया। क्या बनाया? रेलवे रिसीट। पेमेंट भी हो गया, रेलवे रिसीट भी मिल गया। क्या पार्या गुड्स क्लेम कर सकता है? सेम गुड्स? बोलो हाँ है ना? तो सेम गुड्स कौन क्लेम कर रहा है बोले एक बार उसे? पार्या। यहां तक आइडिया क्लियर है? इसका मतलब यह है कि जो सेलर है he have right to dispose the goods, right to क्या बोले एक बार? dispose the goods as he wish। उसको राइट है वो किस तरीके से गुड्स डिस्पोज करना चाहता है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अब अगर उसको वहां पे ये लगा कि यार गुड्स वापस लाना पॉसिबल भी नहीं है, गुड्स तो पेरिश हो जाएंगे, तो वहां पे उसने गुड्स को जला दिया, उसकी मर्जी। उसने गुड्स को वही फेंक दिया, उसकी मर्जी। क्लियर है कंसेप्ट? उसने गुड्स को वहां पे सेकंड हैंड में बेच दिया सस्ते भाव में, उसकी मर्जी। पूरा का पूरा राइट किसके पास है? अंक्या के पास। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस ना। अब जरा इसको पढ़ के देखो, ठीक है? Where there is a contract of sale of the specific goods, or where the goods has been subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the term of the contract or the appropriation, as the case may be, reserve a right to dispose the goods. He reserve a right to dispose the goods. He reserve a right to dispose the reserve a right to मार्क करो उसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ है ना? Until certain condition has been fulfilled। और हमारे इसमें certain condition कौन सी थी बच्चों? सब्जेक्ट टू पेमेंट। जैसे लिख के रखो एग्जाम्पल, सब्जेक्ट टू पेमेंट, एक एग्जाम्पल सब्जेक्ट टू पेमेंट। डन एवरीबॉडी? In such a case, in spite of the fact goods has been already been delivered to buyer or the carrier or other bailey for the purpose of transmitting the same to buyer, the property therein will not pass to the buyer till the condition is imposed, if any, by the seller has been fulfilled। तो जब तक आप कंडीशन कंप्लाई नहीं करते पेमेंट की, तब तक गुड्स आप क्लेम कर सकते हो क्या? बोलो कर सकते हो क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी यस सर ना? ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो। क्रेडिट सेल होगा तो रेलवे रिसीट ये सब्जेक्ट टू पेमेंट होगा ही नहीं ना। फिर क्रेडिट सेल होगा तो रेलवे रिसीट वैसा ही होगा कि भाई आप सीधा सीधा क्लेम कर लो, पेमेंट तो बाद में आने वाला है। क्लियर है? हम बोल रहे हैं कंडीशन इंपोज की होनी चाहिए। क्रेडिट सेल तो कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन नहीं है तो आप वैसे ही कुछ ले सकते हो और फिर बाद में रिकवरी के लिए आप करते रहना, फिर केस करना है, क्या करना है। समझ में आ रहा है पक्का? यस सर ना? तो क्रेडिट सेल में तो सब्जेक्ट टू पेमेंट है, फिर उसमें दूसरा कंडीशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स इसी दिन के पहले लेने चाहिए या इसी दिन के बाद में ले लेने चाहिए। ठीक है? ये भी कंडीशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पेमेंट ही कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? कि जब तक के आप हमको पीडीसी नहीं देते, पोस्ट डेटेड चेक, तब तक के भी ये हो सकता है। और पोस्ट डेटेड चेक भी क्रेडिट सेल में काउंट किया जाता है।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कंडीशन सिर्फ पेमेंट होना चाहिए, देयर कैन बी एनी कंडीशन। क्लियर है? जो बायर सेलर एग्री करे, जो बायर सेलर क्या करे, एग्री। तो वहां पे लिख के रखना देयर कैन बी एनी कंडीशन। जहां पे आपने लिखा ना फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट टू पेमेंट, वहां कॉमा करके और डालना, देयर कैन बी एनी कंडीशन। ओके, नीचे का जो केस है वो काफी थोड़ा सा क्लिष्ट लैंग्वेज वाला है, बट स्टिल हम पढ़ेंगे। If the goods are shipped or delivered to a railway administrator for a carriage and by the bill of the lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal, where the seller draws the bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with the bill of lading, the railway receipt, to the secure acceptance or the payment thereof. The buyer must return the bill of lading if he does not accept to pay the bill. La 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 la. परम ज्ञान है इसमें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आधा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आधा। पढ़ के देखो, कुछ झेपिया नहीं झेपिया। झेप रहा है? बोलिए। अपरेंटली ऑन द फेस, देखते से ही समझ में आने वाला। क्लियर है? प्राइमा फेसिया यू आर अ स्मार्ट बॉय। नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं। नहीं, हो डोंट वरी, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। समझ में आया नहीं आया? झेपरा क्या? अरे झेपरा क्या सर? मतलब पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े हेवी वर्ड्स है उसमें। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ तो भी भारी कर रहे, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोलो हाँ है ना? कैसी स्माइल दे रहे हैं ना सब लोग, किसे पढ़ के भी कट गया हमारा। पूरा ध्यान बोर्ड पे, ध्यान देना अच्छे तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सल्लू ने विवेक ओबरॉय को बेच दिया गुड्स। क्या बेचा? गुड्स। और गुड्स इस बार उसने भेजे जहाज से। कैसे? जहाज दिख रहा है? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा? पानी कंपलसरी है नहीं तुम्हारे लिए? लो पानी। ये ले भेल मासा, ले ये भेल मासा, ये ले, ये फुर कर रहा है ऊपर से, ये ले। खुश? मच्छी चाहिए उसको। कतई नॉन वेजिटेरियन लोगों, ध्यान देना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सल्लू ने विवेक को गुड्स भेजे, इसका बनता है शिपिंग बिल। क्या बनता है? जो सल्लू ने विवेक को भेजा, लेकिन सल्लू वांट टू बी सिक्योर्ड अबाउट हिज पेमेंट, क्योंकि विवेक से इसके पहले बहुत बार झगड़े हुए हैं। अरे बोलो हाँ है ना? तो सल्लू ने शिपिंग बिल के साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके भेजा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करके भेजा? ड्रॉ करके। मैंने सुना था बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है, एक है ड्रॉवर और एक है ड्रावी और एक कौन होता है? पे। ये ड्रावर है, ड्रावी को एक्सेप्टर भी कहते हैं, और इसमें पे भी ड्रावर ही है। हो सकता है ना? मैंने तुम्हारे ऊपर बिल निकाला तो मैं ही ड्रॉवर, मैं ही पे, तुम तो सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो। अबे बोलो ना। तो इसने साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा और शिपिंग बिल के ऊपर लिख लिया सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ। विवेक ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और वापस भेज दिया सलमान को विदाउट एक्सेप्टिंग। मुझे एक बात बताओ, क्या विवेक गुड्स क्लेम कर सकता है? तो ऐसे सिचुएशन में विवेक कैन नॉट क्लेम द गुड्स। नॉट क्लेम बोले एक बार उसे गुड्स, क्योंकि कंडीशन क्या था बोले एक बार, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये भी क्रेडिट वाला ही सेल है बेटा। ये कौन सा सेल है बोले एक बार, क्रेडिट वाला, क्योंकि आप तो फिलहाल बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो, पैसे कहां दिए? अबे बोलो। तो ये चीज को अच्छे से याद रखना, नॉट क्लेम द गुड्स बिकॉज ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। आइडिया क्लियर है? अब वापस उसको पढ़ के देखो। समझ में आया अभी पक्का? बोलो यस और नो। तो अब ऐसे केस में वो गुड्स के साथ क्या कर सकता है, जो वो चाहे वो। बोलो हाँ है ना? तो वहां लिख के रखो, सेलर कैन डिस्पोज द गुड्स एज ही विश। सेलर कैन डिस्पोज द गुड्स एज ही विश। और नीचे ये वाला एग्जांपल लिख के रखना, ऊपर वाला मत लिखना, अंक वाला, क्योंकि ये वहां पे उन्होंने दिया है तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। लिख लिया? आपके सभी क्लासेस कितने कब तक चलने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स? मार्च एंड अप्रैल? नहीं भाई, इतना नहीं चलने वाला खुद भी। दस अप्रैल किसने बोला? फास्ट ट्रैक वालों के? हाँ, फास्ट ट्रैक वालों के तो चलेंगे। रेगुलर लॉ और अकाउंट्स? अबे लॉ तो 29 को खत्म कर रहा हूं मैं, कौन सा लॉ और कौन सा लॉ है तुमको? अकाउंट्स चलेगा कब तक पता नहीं, 31 मार्च नहीं आएगा, आई गेस मैक्सिमम 15 मार्च होगा। ठीक है, अपन ऐसा करें तो आइडिया है मेरे पास दिमाग में,
29 फरवरी तक के, या जब भी अपना कोर्स खत्म होता है कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर 10-12 दिन का गैप रखेंगे आपको पूरा लॉ रिवाइज करने के लिए, और फिर 10 मार्च से लेके 12 मार्च तक वी विल हैव पूरा केस स्टडी का सेशन। मतलब आपका कैसा होगा कि मैं केस स्टडी लेके बैठूं और तुमको घंटा कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो आई विल गिव यू 10 days टू रिवाइज एंटायर लॉ। मोर देन एनफ आई गेस। आज बोलोगे हाँ कि कल बताऊं? बोलो हाँ है ना। तो आई विल गिव यू 10 to 15 मैक्सिमम 15 days टू रिवाइज एंटायर लॉ। पूरा रिवाइज करो, फिर केस स्टडी साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे होगा फायदा ये कि लॉ का एक रिवीजन पूरा तुम्हारा कंप्लीट होगा, केस स्टडी में दूसरा रिवीजन मेरे साथ कंप्लीट होगा, और केस स्टडी के ऊपर जो कमांड आएगी उसमें अपन थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी कॉन्सम लिटिल ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? सो 2-3 सेशन केस स्टडी के लेंगे, एक हाथ कॉन्ट्रैक्ट का, एक हाथ सेल ऑफ गुड्स का। केस स्टडी तो मैं काफी सारी दूंगा, लेकिन सिलेक्टेड जो डिफिकल्ट वाली है वो अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इससे आपको आइडिया भी आएगा कि किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करनी है। चलेगा? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अबे बोलोगे? तुम्हारे फायदे की बात बोल रहा हूं फिर भी नहीं। सर बोलो जल्दी हाँ या ना, कि कैंसिल कर दूं केस स्टडी सेशन? हाँ, अभी कैसे आवाज आई बराबर? समझ में आ रहा है? तो आप 10 मार्च से लेके या 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक का कोई भी समय पकड़ के रखना, जो फास्ट ट्रैक का भी और रेगुलर का भी अपन काय के लिए डिवोट करने वाले हैं केस स्टडी। अपना भले ही कंपनीज एक्ट और LLP कभी भी खत्म हो, क्लियर है, लेकिन केस स्टडी अपन 11 से 15 मार्च के बीच में ही लेंगे। समझ में आया पक्का? यस और नो? चलो गुड, आगे बढ़े। यस और नो? नेक्स्ट, वर्चुअल पेन ड्राइव में अगर कोई इसको देखना चाहता है केस स्टडीज को, तो हो सकता है थोड़ा सा केस स्टडी में डिले हो जाए, बिकॉज हम 10 दिन के गैप से केस स्टडी लेने वाले हैं। ठीक है? ओके, लेट्स गो। पासिंग ऑफ द रिस्क। मुझे तो रिस्क कब पास होती है? जब ओनरशिप पास होता है। बोलो हाँ है ना? आर यू श्योर? आर यू वेरी श्योर? पक्का? सोचो, मैंने इसके पहले कई बार बताया है, रिस्क पास होती है जब ओनरशिप पास होता है। बस ओनरशिप कब पास होता है? When goods are in deliverable state, सिर फोड़ लू कहीं पे? अभी तो रिवाइज करते हो, आंसर दिया था तुमने चारों पॉइंट का। पहला क्या है? गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटेड, अनकंडीशनल सेल है, और नोटिस टू बायर दिया है, तब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तभी रिस्क ट्रांसफर होगी। बोलो हाँ है ना? तो नीचे, द जनरल रूल इज अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क। गुड्स रिमेन्स एट द सेलर के रिस्क पे गुड्स है बोले भैया। ठीक है? बट व्हेन द प्रॉपर्टी आर इन ट्रांसफर्ड टू बायर, गुड आर एट द बायर्स रिस्क। गुड्स किसके रिस्क के ऊपर है बोले एक बार? बायर। लेकिन जब क्या ट्रांसफर हो गई? प्रॉपर्टी। ये तो हमने अभी देखा। चाहिए तो वापस 4 पॉइंट वहां पे लिख के रखो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर कब होता है? लिखो चारों के चारों साइड में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर कब कब होता है लिख के रखो। लिखा सबने? बोलो हाँ है ना? ठीक है? अब इसको एक्सेप्शन, अब इसको क्या बोले एक बार? एक्सेप्शन। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ इधर बायर और सेलर। एक तो किसका फॉल्ट है? बायर का। नहीं तो किसका फॉल्ट है? सेलर का। तो मुझे बताओ फिर रिस्क किसकी है? जिसका फॉल्ट है। एक रूल सीए फाइनल तक याद रखना बच्चों, मेरे पीछे बोलो। पार्टी एट द फॉल्ट विल बेयर द चार्ज। बोलो एक और बार।
मतलब जिसका डिफॉल्ट है वो चार्ज बेयर करेगा। चार्ज बेयर करेगा मतलब लॉस बेयर करेगा। क्लियर है? वहां लिख कर रखो, पार्टी एट द फॉल्ट विल बेयर द चार्ज। पार्टी एट द फॉल्ट विल बेयर द चार्ज। लिख लिया सबने? हाँ है ना? नीचो, parties may be special agreement stipulated that risk will pass to someone after or before the property has passed। अगर पार्टीज का स्पेशल एग्रीमेंट है कि भाई रिस्क कब पास होगा तो रिस्क उसके हिसाब से ट्रांसफर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायर बोल देता है कि नहीं भाई गुड्स काफी रेयर है, सेलर बोल रहा है मैं गुड्स बेचूंगा ही नहीं जब तक आप पहले से ही रिस्क नहीं उठाते, तो एग्रीमेंट में ही लिखा है कि भाई सेलर के पास भी क्यों ना गुड्स पड़े हो, बायर की रिस्क है। एग्रीमेंट में ही लिखा है, बायर ने भी साइन किया है। मियां राजी, बीवी राजी, क्या करेगा काजी? दोनों ने ट्रांसफर कर ली, तुम कौन होते हो मना करने वाले? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। नीचो, द ड्यूटीज एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज अ बेली ऑफ द गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन रिस्क हैज पास्ड जनरली। मतलब आपके एज अ बेली जो ड्यूटीज है वो ऐसे के वैसे रहेंगे। बेली मतलब जिसके पास गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बायर हूं, मेरे गुड्स अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं, तो वो तो बेली है ना। तो उसकी ड्यूटी है कि नॉर्मली उसने सब गुड्स सेफ वगैरह रखनी चाहिए, केयर करनी चाहिए एक्सेट्रा। बोलो हाँ है ना? तो एज अ ड्यूटी उसके एज अ बेली उसके ड्यूटी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर बेल्ड गुड्स होंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने टेलर मेड सूट सिलवाया, टेलर मेरे को बोला सर आपका सूट रेडी है लेके जाओ। मैं बोला देख भाई मैं आउट स्टेशन हूं, 5 दिन के लिए सूट तेरे पास रख। वो बोले सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने बोला सुन, 5 दिन का तेरे को 500 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी शेरवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? 5 दिन का 500 दूंगा, शेरवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। बोले ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। अब अगर शेरवानी जल गई तो किसका लायबिलिटी है? अब समझ में आया? इसे कहते हैं बेली। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट मार दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। आइडिया क्लियर है एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं? बोलो सर ना। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनता है, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ। अरे बोलो, स्मॉल मिलाते जाओ। कैसे लोग हो जिंदगी में तुम? माइनर ही हो सबके सब। लेट्स गो। सो ट्रांसफर ऑफ रिस्क लिखते जाओ। ट्रांसफर ऑफ रिस्क divided into 2 parts। जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल क्या है बच्चों बताओ जरा? बच्चों क्या है जनरल रूल? नॉर्मली रिस्क इज ऑलवेज ऑफ सेलर। रिस्क इज ऑलवेज ऑफ सेलर। रिस्क हमेशा किसकी है? बोले एक बार उसे, सेलर। ये जनरल रूल है। बोलो हाँ ना? लेकिन उन्होंने क्या बोला था नीचे? उन्होंने कुछ बोला ना नीचे? जनरल रूल, अनलेस अदरवाइज एग्रीड गुड्स रिमेन्स विद द सेलर्स रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर, गुड्स एट किसके रिस्क है? बोले एक बार उसे, बायर। सो रिस्क इज ऑलवेज इज ऑफ सेलर अंटिल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू बायर। बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा है? आओ आ जाओ, आ जाओ। सागर तुम आज नहीं आए थे ना, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते रहते यार, सुन के इतना दुख होता है ना मेरे को। बोला एटलीस्ट वैलेंटाइंस डे को तो ऐसा मत बोलो उसके बारे में। क्या क्या नहीं बोल रहे थे वो, तो कुछ ओयो ओयो बोल रहा था वो। अब बोलो ना, हाँ दम है तो बोल के दिखाओ अभी। है ए पारे ये आगे आगे। सो ये समझ में आया सबको? बोलो ऐसा ना,
एवरीबॉडी यस और नो? आगे एक्सेप्शनल रूल, मुझे बताओ एक्सेप्शनल रूल क्या है? एक्सेप्शनल रूल क्या है बोलो? नीचे क्यों बैठे हो, डस्टबिन है? अच्छा अच्छा ओके। सो एक्सेप्शनल रूल क्या है बोलो? अगर किसी पार्टी का फॉल्ट है, फॉल्ट बाय पार्टी, फॉल्ट बाय क्या बोले उसे? पार्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी का फॉल्ट है, पार्टी एट द फॉल्ट विल बेयर द चार्ज। समझ में आ रहा है? दूसरा एक्सेप्शनल रूल क्या है बच्चों? स्पेशल एग्रीमेंट किया गया है, स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ रिस्क। अगर रिस्क का स्पेशल एग्रीमेंट किया है तो रिस्क कैसे ट्रांसफर होगी? एज पर एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बोले ऐसा ना। और तीसरा वाला क्या था? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइलमेंट, बाइलमेंट मतलब when bailor bails the bail to, bailey is a मस्त रे बढ़िया। सो bailment कॉन्ट्रैक्ट है which is made after normal sale, made after क्या बोले एक बार? नॉर्मल सेल, bailment कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिया सबने? तो हमने पार्टी को रिस्क ट्रांसफर करने का चार्ट बना लिया एक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कंसेप्चुअली क्लियर है? मैं क्या करने की कोशिश करो? एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ओके, अब उसके अंदर आपको एक लंबा चौड़ा टेबल दिख रहा होगा, दिशा। ओके, मैं चाहूंगा वो जो टेबल है ना लंबा चौड़ा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक बार रीड करके देखो फटाफट फटाफट। तब तक मैं चार्ट बनाता हूं। मुझे बुक देना कोई एक दिन। थैंक यू सर।
पढ़ो पढ़ो। जो समझ में आए रख लेना। समझ में आ रहा है क्या? सर घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर क्या पढ़ रहे वो भी समझ में नहीं आ रहा। सर काय को पढ़ रहे वो समझ में भी नहीं आ रहा। आज हम क्लास ही क्यों आए वो भी नहीं समझ में आ रहा। बोलो हाँ है ना। हमारे एज के हिसाब से हमें चाहिए होना था कहीं और हम है कहीं और। जिंदगी में ऐसे हादसे हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि अच्छी चल रही है बुरी चल रही है या सिर्फ कट रही है, काट रही है नहीं। आगे बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। पढ़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस बन जाए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी सवाल बनता है और जवाब मिलता है तो लॉन्ग टर्म में याद रहता है। अगर सवाल ही नहीं बना और जवाब मिल गया तो जवाब की अहमियत नहीं रहती। बोलो वाह वाह। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो ओनर है वही कुछ बेच सकता है? बोलो हाँ है ना। मेरा लैपटॉप उठा के ये बंदे ने बेच दिया तुमको, नाम बोलो। नरेंद्र, नर्या। पात्र घटना काल्पनिक, नर्या। वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध, यदि किसी घटना के समानता होती है तो मात्र वैलेंटाइन कहा जाएगा। क्लियर है? लेट्स गो। सो नर्या ने ये लैपटॉप उठा के तुमको बेच दिया। नर्या का लैपटॉप था ही नहीं। क्या तुम्हें सही टाइटल मिल पाएगा? किसी भी बायर को सेलर से बड़ा टाइटल नहीं मिलता, ये चीज को याद रखना। सेलर का जो टाइटल है वो टाइटल बायर को मिलेगा। सेलर का टाइटल चोरी का है तो आपका टाइटल भी चोरी का ही रहेगा। सेलर का टाइटल अगर लॉस्ट एंड फाउंड वाले गुड्स का है तो आपका टाइटल भी लॉस्ट एंड फाउंड गुड्स का रहेगा। सेलर का टाइटल लीज पे गुड्स लिए है या रेंट पे गुड्स लिए है इसका है तो आपका टाइटल भी रेंट और लीज पे गुड्स लिए है वही होगा। तो सर मैं क्या करूं? आप नर्या को केस कर दो, उससे रिकवरी कर लो जो जो भी प्रॉब्लम है आपको। सुन नहीं रहे एरिका में, सो नर्या के ऊपर केस कर दो। समझ में आ रहा है? तो पहला एंड फॉरमोस्ट रूल, वन owner of a goods can give a better title of the goods to buyer. Only बेटा, only owner of the goods can give better title of the goods to किसको? buyer. और कोई ये टाइटल दे पाएगा क्या? नहीं। एक immediately exception, other person or a third party can also give a better title to the goods. दूसरे लोग भी बेटर टाइटल टू गुड्स दे सकते हैं। कौन से दूसरे लोग ऐसे हैं जो आपको बेटर टाइटल टू गुड्स दे सकते हैं? 8 केसेस है, 8 कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बेटर टाइटल दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेल बाय एजेंट। सेल बाय क्या बोले उसे? एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? सर जिसकी जिंदगी झंड है। बोलो सेल बाय एजेंट मतलब थर्ड पार्टी हो गया ना एजेंट।
आगे। सो पिक्चर देखने जाते हो, बुक माई शो पता है? तुमने बुक माई शो के ऊपर पीवीआर के थिएटर के टिकट परचेज किए, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? तुम्हारे और पीवीआर के बीच में। बुक माई शो का थिएटर है कि खुद का? नहीं। तो बुक माई शो क्या हो गया? फिर भी तुम पिक्चर देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? ऐसा होता है कि पिक्चर देखते देखते पीवीआर वाले बीच में आ जाते हैं, कहां से टिकट लिया? तुम बोले बुक माई शो, चलो निकलो। ऐसा होता है क्या बोले एक बार जोर से? नहीं। सो सेल बाय ए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। सो यहां पे मैं आई लिखना चाहूंगा जो वहां पे बोला है। A sale made by a mercantile agent of the goods for the document of title to the goods would pass to goods title to the buyer in the following circumstances namely, if he was in possession of the goods or the documents with the consent of the owner, if the sale was made by an acting ordinary course of business mercantile agent, if the buyer has the actual good faith and has time to contract the sale, no contract the sale of समझ में आया क्या? अब कुत्ता मन में आया क्या? पहला, एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन है, वो भी विद द कंसेंट ऑफ ओनर, तो ही वो ये बेच सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? अब बुक माई शो के पास टिकट्स का पोजीशन होता है, नॉट फिजिकली बट वर्चुअली। बोलो हाँ है ना? स्विगी सुना है? स्विगी सुना? मजाक कर रहे हो? सिर्फ सुना? जिंदगी उसके भरोसे पे चल रही है सर फिलहाल। बोलो हाँ है ना? कल स्विगी के ऊपर मैंने एक मस्त चीज देखी, एक नया शॉप खुला है, खिचड़ी एक्सपेरिमेंट। सुना? खिचड़ी एक्सपेरिमेंट। वो किसी भी चीज की खिचड़ी बना देते, पाव भाजी खिचड़ी, अबे पिज्जा खिचड़ी। अबे सच्ची में तुम खिचड़ी खाओगे, पिज्जा का टेस्ट आएगा। हाउ हेल्दी? पानी है? खिचड़ी की पार्टी, भिखारी लोगों खिचड़ी की पार्टी, उसमें भी डिमांड देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसी है। आगे सर पहले उतनी तो दो, शक्ल देख के तो वो भी नहीं देंगे लग रहा। चुप करो निकम्मो। आगे, इफ द सेल वाज मेड बाय हिम, चलो पार्टी चाहिए तुमको, लेट्स हैव अ डील। ठीक है? 10 दिन का जो गैप रहेगा, 15 ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 10 दिन का जो गैप रहेगा कोर्स खत्म होने के बाद, अगर उसके अंदर तुम बहुत ईमानदारी से पूरा प्रिपेयर करके आए और केस स्टडी के अंदर अपने को कोई तकलीफ नहीं गई, मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ने के पहले तुमने आंसर दे दिया, सर पार्टी रहने दो, क्या करना है यार, मैं क्वेश्चन पूछने के पहले तुमने आंसर दे दिया, तो मेरे तरफ से सबको पार्टी। JW में जोशी वड़े वाले। अच्छा ठीक है ना, तो अपन अच्छी पार्टी करेंगे, चिल मारो। ठीक है? पिज्जा विज्जा खाएंगे, खुश, इधर ही बुलाएंगे। कब? मतलब जब क्वेश्चनर होगा तब निकम्मे, उसके पहले तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है? जिस दिन अपना केस स्टडी सेशन का लास्ट डे होगा, अपन यहां बैठ के पिज्जा खाएंगे, पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक। समझ में आया? प्रोवाइडेड कोई भी खुद का प्रोविजन जेब में ना लेके आए। समझ में आया सबको? हाँ है ना? तो जेब में सर मैंने मेरे टिल्लू का प्रोविजन करके रखा है, इधर कोल्ड ड्रिंक खुला, सर का मजा आ रहा है स्टडी में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना, मेरे तरफ से पार्टी, हाँ पक्का, लेकिन मेरे को प्रिपरेशन तगड़ी चाहिए। प्रिपरेशन का तुमको कैटेगरी तो मालूम है अपने। ठीक है? तो प्रिपरेशन तगड़ी चाहिए, बताओ पार्टी जरूर मिलेगा। ऐसे मेरे को लगना चाहिए कि क्लास में से लॉ में कोई फेल नहीं हो सकता एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में, तो पार्टी करने में मतलब है। नहीं तो मेरे दिल में डर रहेगा कि तुम में से एक आधा निपट जाएगा और मैं तुमको पार्टी दूं, तो ये तो पाप हो जाएगा ना जिंदगी में। बोलो हाँ ना? फेयर इनफ? फेयर इनफ या नहीं? गारंटी चाहिए तुमको? पक्का गारंटी चाहिए? क्या करे गारंटी के लिए बताओ? स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट? तुमको घंटा समझता है स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट करूंगा तो भी क्या उखाड़ लोगे? ये तो भी मालूम है कि कितने रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट लगता है? 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर हो जाएगा? चलो चलो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर करते हैं, फाइन। अभी 500 हो गया नहीं उसका?
अभी और वो भी बोला हाथ नहीं सर 1000। एक काम करता पार्टी का पैसा स्टैम्प पेपर में लगा देता। निकम्मो, टीचर बोल रहा है इतना सबके सामने, वो गारंटी नहीं लग रही तुमको, गारंटी चाहिए है आगे। तो ये मेरा वर्ड है, मतलब मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। लॉ पढ़ा रहा हूं ना, तो शासन तो होना चाहिए, है ना। तो ये चीज को याद रखना, कंसेप्ट समझ में आया। और तुमको क्या लगता है, तुमने अगर मेरे को तगड़े लेवल पे प्रिपरेशन दे दिया, मैं तो खुशी के मारे पार्टी दे दूंगा, है ना। क्या मतलब चाहता क्या है भाई, तू मेरे को एक बात बता। हाँ क्या क्या वो कौन सी लैंग्वेज है ये? वादे सब करते हैं, कोई देता नहीं है। वही मैं बोल रहा हूं, प्रिपरेशन के वादे सब करते हैं, कोई करता नहीं है। करेंगे पक्का, पार्टी की गारंटी मेरी, ठीक है। अगर मैंने नहीं किया, ठीक है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, लास्ट डे पे मैं एक फंड निकाल के रखूंगा बाकायदा, ठीक है। तुम बोलो तो करण सर के पास देके रखूंगा, तुम्हारे पास नहीं। हाँ, तुम बोलो मैं करण सर के पास पूरा का पूरा फंड देके रखूंगा, ठीक है। और ये फंड करण सर के पास ही रहेगा। करण सर इज ए इंटरमीडियरी। करण सर के ऊपर तो भरोसा है, चलो मैं कमी, उनके ऊपर बिल्कुल नहीं है, फिर किसके ऊपर भरोसा है? ये जो है ना, ये नमन, ठीक है, ये विजय सर का साला है। साला समझते हो ना? अबे साले वाला साला नहीं है, ठीक है। तो विजय सर का एक्चुअली वो साला है, ये अभी इंटरमीडियरी, ठीक है। ये तुम्हारी साइड से भी है, मेरी साइड से भी है, तो इसके बीच में अपन फंड्स देके रखेंगे। भरोसा नहीं है, नहीं दूंगा पार्टी, जाओ तिल लेने गया। खुश अभी खुश? अरे कर रहा हूं मैं प्रोविजन, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम स्टेप लेने, हम यही खड़े रहेंगे, तुम यहां तक पहुंचो नहीं। निकम्मे लोगों, मैं बोल दिया मैं पार्टी दूंगा मतलब दूंगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मैंने बोला कि मैं पार्टी दूंगा और नहीं दिया। सिर्फ 5-10 बार ऐसा हुआ है, बाकी ठीक है नहीं, बट पक्का फॉर श्योर तुम मेरे को प्रिपरेशन दो। और एनीवेज मैं फ्रैंकली बोलता हूं, फाउंडेशन का जो भी, मतलब अब ये मेरे तरफ से ले लो, सुनना ही है तो, फाउंडेशन का मेरे को जो भी इनकम आता है आज तक के, वो मैंने इनकम के अंदर ट्रीट ही नहीं किया। एक तो इनकम चैरिटी के लिए जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस बार तुम्हारी ऊपर चैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो एनीवेज इनकम है ही नहीं, उसको मैं कभी इनकम माना ही नहीं। जितना फाइनल इंटर से आता है मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो एनीवेज ये फंड पूरा का पूरा डोनेशन में जाता है, क्लियर है। नियरली 5 से 7 लड़कियों का पूरा जिंदगी का खर्चा अपन ने उठा के रखा है, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा कम करेंगे, लड़कियों को बोलेंगे थोड़ा एडजस्ट मारो, इस बार हम पार्टी करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज नॉट ए इशू। अब अगर इतना कर ही रहा हूं तो वैसे भी मेरा इनकम नहीं, एक तो उधर देना नहीं तो इधर देना है, क्लियर है। अब भरोसा आया पक्का, अब किसी को कोई दिक्कत है? अब बराबर आया हो है। चलो लेट्स गो। सो डन, डील डन, बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी से ना? चलो नेक्स्ट। If the sale was made by him with the acting in the ordinary course of business, as a क्या बोले बाजू से mercantile agent, sale was made by him when acting in कहा बोले एक बार ordinary course of business। पहला कंडीशन था पोजीशन बायर के कंसेंट से, सेलर के कंसेंट से होना चाहिए। दूसरा ordinary course of business होना चाहिए। If the buyer had acted in the good faith and has at any time of the contract of sale no notice of the fact that the seller has no authority to sell, बायर हैड एक्टेड इन द क्या बोले एक बार गुड फेथ, बायर गुड फेथ में होना चाहिए तो सेल वैलिड रहेगा। तो भैया एजेंट अगर सेल करना चाहे कितना कंडीशन से बच्चों बोलो, तीनों कंडीशन प्रॉम्प्ट करो। पहला, उसके बाद क्या है बोले एक बार पोजीशन। कैसा पोजीशन है बच्चों? पोजीशन विद कंसेंट ऑफ, पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ क्या लिखवा दो से ओनर, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तीसरा, बायर का में है वो लिखवा दो से गुड फेथ। व्हाट डू मीन बाय गुड फेथ? बायर को पता नहीं है कि भैया एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब समझो एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, क्लियर है। बुक माई शो को पीवीआर के टिकट सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, पर बुक माई शो के ऊपर लिस्टेड है और तुमने परचेस कर लिया, तो तुमको अब कोई पीवीआर से मूवी देखने के लिए रोक नहीं सकता। पीवीआर भले बुक माई शो के ऊपर केस करे, वो उसका प्रॉब्लम।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? पर प्रैक्टिकली ऐसी चीजों में काफी डिस्प्यूट होते हैं, ये भी मैं बोल दूं। क्लियर है? प्रैक्टिकली फिर पीवीआर वाले नहीं मानते, बुक माई शो वाले नहीं मानेंगे, दैट इज अ डिफरेंट टास्क, बट लॉ ये सिचुएशन बोलता है। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर? नो। दूसरा है जॉइंट ओनर। अब जॉइंट ओनर में बाकी ओनर्स को पता हो ना पता हो, अगर कोई एक जॉइंट ओनर जिसके पास पोजीशन है वो गुड्स बेच दे तो वो सेल को वैलिड माना जाता है। क्लियर है? तो जरा आ जाना देखना। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज अ सोल पोजीशन ऑफ देम विद द परमिशन ऑफ द अदर्स, सोल पोजीशन ऑफ देम विद द परमिशन ऑफ अदर, मतलब पोजीशन दूसरों के परमिशन से है, लेकिन सिर्फ पोजीशन है। The property in the goods may be transferred to any person who buys them from such a joint owner in a good faith and does not at a time of a contract of sale have noticed that the seller has a no authority। मतलब उसके पास पोजीशन था जॉइंट ओनर के पास, पर अथॉरिटी था क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, याद है अपना जॉइंट ओनर बोले तो ZNMD, जॉइंट ओनर बोले तो क्या? ZNMD, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। कौन कौन था? अरे फरहान, ऋतिक मैं आ रहा हूं, जल्द में आ रहा हूं। और तीसरा कौन बोले एक बार? अभय। क्लियर है? तीनों के नाम पे वो कार थी ब्लू कलर की। ब्लू थी पिंक थी? पक्का ब्लू थी ना? मेरे को क्यों पिंक लग रही है? आज मैंने पिंक पहना है इसलिए। निकम्मो, सब गुलाबी हो रहा है ना जिंदगी में। सो एक कार समझो इन तीनों ने ओन की थी। क्या की थी बोले एक बार? ओन। क्या की थी? जोर से बोलो। ओन। और कार का पोजीशन फरहान के पास था। किसके पास था? फरहान, पता है ना? कार का पोजीशन फरहान के पास था। अब ऐसे सिचुएशन में फरहान ने उठा के कार बेच दी। किसको बेची? कटरीना। बिना उसका नाम लिए तुम्हारा दिन नहीं जाता क्या? घर पे माला लेके बैठते जाओ, जस्मिन 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 जस्मिन। सो किसको बेची? जोर से बोलो। कटरीना। अब कटरीना को कार का ओनरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन दो कंडीशन। पोजीशन सबके परमिशन से होना चाहिए, पोजीशन विथ परमिशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा बाय जॉइंट ओनर ये हो सकता है। जॉइंट ओनर, जॉइंट, समझ में आ रहा है? जॉइंट पता है ना? जॉइंट नहीं पता? जॉइंट नहीं पता? मासूम तो ऐसे बन रहे हो। हैव पोजीशन विथ परमिशन। पोजीशन विथ क्या बोले एक बार? उसे परमिशन। क्लियर है? अगेन द बायर इज इन गुड फेथ। बायर को पता ही नहीं ना उसके पास टाइटल है नहीं है करके, तो बायर इज इन क्या बोले एक बार? उसे गुड फेथ। नियरली आप ऐसा मान लो इनमें से 99% केसेस में बायर गुड फेथ में होना ही चाहिए। क्लियर है? तभी जाके ये बात बन पाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? बायर को अगर पता रहा कि ये बंदा गुड्स बेच नहीं सकता, फिर कैसे टाइटल ट्रांसफर होगा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। चलो तीसरा वाला, पर्सन इन द पोजीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, सेल बाय पर्सन इन द पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who has obtained the possession of the goods under a contract voidable on the ground of the coercion or the fraud or the misrepresentation or undue influence or provided a contract has been no. मतलब क्या? बोलो मतलब क्या? एग्जाम्पल बताओ, सुनो कि बोलो हाँ है ना? नाम क्या बताया बेटा? नर्या। आपका नाम? मोया। मोया कार्यक्रम के पात्र, घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, सिर्फ वैलेंटाइन माना जाएगा। मोया ने, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, मोया ने डायमंड चोरी करके लाया। क्या चोरी करके लाया? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? समझो चोरी करके नहीं, ऐसा मानते हैं कि मोया ने डायमंड ये नर्या से जबरदस्ती लिया, कोर्शन से।
नर्या के बच्चे को समझो मोया ने किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? नर्या को किड था, वो इसने नैप कर लिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ है ना। नर्या ने फिर बच्चे को छुड़ाने के लिए डायमंड दे दिया। मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइडेबल है? वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। कौन? मोया ना, मोया, मोया ना। वन पार्टी बोला ना तुमने, तो मैं एक पार्टी चूज कर रहा हूं, मोया। एग्रीड पार्टी क्या? एट द ऑप्शन ऑफ कौन? नर्या। लेकिन मोया होशियार था। मोया ने क्या किया पता है? बच्चा भी रख लिया और डायमंड भी रख लिया। अरे हाँ ना, एक पे एक फ्री। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। और मोया ने नर्या को बोला कि मैं तेरे बच्चे को तब छोड़ूंगा जब मेरा ये डायमंड बेचा जाएगा, जब ये मेरा डायमंड बेचा जाएगा। आगे मोया ने ये डायमंड बेच दिया सागा को। किसको बेचा? क्योंकि वैलेंटाइंस डे था। और सागा ने डायमंड खरीद लिया। सागा ने डायमंड मोया से गुड फेथ में खरीद लिया। इसने पूरा बिल विल बना के बकायदा दिया बहुत अच्छे से। नाउ सागा इज अ न्यू ओनर ऑफ द डायमंड। सवाल यह है कि डायमंड का ओनरशिप किसको मिलेगा? हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन ए नर्या, ऑप्शन बी मोया, ऑप्शन सी सागा, या ऑप्शन डी मेरे को घर जाना है। बोलो, नर्या मोया सागा किसको मिलेगा? नर्या मोया सागा किसको मिलेगा? आपको पता है डायमंड का ओनरशिप सागा को मिलेगा, प्रोवाइडेड सागा गुड फेथ में हो। काय में हो? गुड फेथ। क्योंकि उसकी क्या गलती है? उसने सब गुड फेथ में किया। तो सर नर्या को क्या मिलेगा? नर्या को बच्चा वापस मिलेगा, और साथ में चाहिए तो कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन में हो सकता है एक और बच्चा मिल जाए। नहीं, बच्चा नहीं मिलेगा। कंपेंसेशन में हो सकता है कि भाई पैसे मिल जाए, डैमेजेस मिल जाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, सबको समझ में आया? वो छोड़ो, तुम दोनों को समझ में आया क्या? फिर ठीक है, आगे यहां तक आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना? बोलो। नॉन डिस्क्लोजर मतलब कि तू जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताएगा कि डायमंड तेरा है। बता भी दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सागा तो गुड फेथ में है ना परचेस करते वक्त। सागा परचेस करते वक्त गुड फेथ में, बाद में उसको कभी भी पता चले कि नर्या का डायमंड था, किडनैपिंग से लिया था, बच्चे का प्रॉब्लम हो गया था, कहीं से भी पता चले, पर वो सेल वैलिड रहेगा बिकॉज परचेस करते वक्त सागा गुड फेथ में। अगर सागा को ये पता है ऑलरेडी कि बच्चा किडनैप हुआ है, उसके बदले में डायमंड मिला है, तो सागा गुड फेथ में नहीं है, तो फिर उसको तो ओनरशिप नहीं मिलेगा। तो नॉन डिस्क्लोजर का जरूरत ही नहीं है अगर बायर गुड फेथ में है। कंपेंसेशन, अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपेंसेशन तो ऐसी चीज है कि डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर कोई भी एग्रीमेंट क्यों ना रहे, आप वैसे ही क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए नॉन डिस्क्लोजर के एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? क्लियर है? हाँ, आप इसके लिए बोल रहे हो कि नहीं भाई तो किसी को कभी नहीं बताएगा कि ऐसा किडनैपिंग हुआ था, तो ही बच्चा वापस दूंगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा तो ही बच्चा वापस। किडनैपर की धमकी होती है ना, पुलिस के पास गए तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अभी सुना है ना? सुना है ना? बोलता है ना पुलिस को, पुलिस के पास गए तो ऐसा ना। तो ऐसे सिचुएशन में फिर भी एग्रीड पार्टी को राइट होता है कि वो कंपेंसेशन डिमांड करे और पुलिस के पास जाए, क्योंकि चीज तो गलत ही हो रही है ना। गलत चीज को सही करने वाला एग्रीमेंट सही थोड़ी होता है, वो तो वॉइड होता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो हाँ है ना? तो यहां पे अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी के पास गुड्स है और वो आपको ये गुड्स बेचना चाहता है, क्या करना चाहता है बच्चों? क्या करना चाहता है? बेचना। तो ऐसे सिचुएशन में बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, बायर विल हैव अ टाइटल, विल हैव, क्या बोले बाद उसे? टाइटल ऑफ गुड्स इन गुड फेथ। इन काय में बोले बाद उसे? गुड फेथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक ही पॉइंट याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो हाँ है ना? आइडिया क्लियर है? मतलब उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आइडिया होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला, रीसेल ऑफ द गुड्स। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था, शायद आपको याद आया।
अबे वो वाला फ्लैट वाला तो है नहीं, फ्लैट वाला नहीं, मिस्टर ए सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी, याद आया? बोलो हाँ ना, मिस्टर ए सोल्ड व्हाइट हॉर्स। नहीं, ये तो हमने जेसी का एग्जांपल लिया था ना, जेसी और कौन था व्हाइट हॉर्स वाला? रुत्या और को घोड़ा किसका था? तुम्हारा था? क्या नाम है? रुत्या, रुत्या का घोड़ा था। रुत्या किसको बेच रहे थे पहली बार? हिंदिया को। सो रुत्या वांट टू सेल व्हाइट हॉर्स टू हिंदिया, बराबर है? हाँ है ना। और व्हाइट हॉर्स ड्रॉ किया था मैंने, अब याद थोड़ा फास्ट ड्रॉ करते हैं अपन व्हाइट हॉर्स, ठीक है? पूछ कट गई उसकी आगे, हाँ। और बाद में सेम हॉर्स उसने किसी को दिया बोले एक बार? जेसी को। किसको दिया बोले एक बार? जेसी। वो डॉबरमैन हॉर्स है इसलिए, ठीक है? आगे सो सेम हॉर्स उसने, डॉबरमैन को पूछनी होती ना, अरे बोलो ना हाँ है ना। सो सेम हॉर्स उसने किसको बेचा? जेसी को। क्लियर है? ये था पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट 1। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट 2। ये तो रीसेल ऑफ द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड हो गया, बोलो हाँ है ना। तो इसमें किसको जा रहा है टाइटल बोले एक बार? जेसी। पर जेसी ने एक कंडीशन कंप्लाई करना चाहिए, गुड फेथ। इसको पता नहीं होना चाहिए कि हॉर्स ऑलरेडी किसी को बेचा हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले सर ना। हो गए 4। पांचवा, प्री सेल ऑफ गुड्स। व्हाट इज प्री सेल? गुड्स का ओनरशिप आपके पास आने के पहले ही आपने किसी को बेच दिया है। एनी एग्जाम्पल? ना, गुड्स का ओनरशिप आपके पास आने के पहले ही आपने किसी को बेच दिया है। आईफोन प्री बुकिंग, सेलफोन प्री बुकिंग होता है ना, बोलो हाँ है ना। आईफोन या व्हीकल प्री बुकिंग, बलेनो जब रिलीज हुई था ना, बलेनो 6 महीने का वेटिंग था। 6 महीने लोग 20-20 हजार रुपए भर के मारुति को बोल रहे थे 6 महीने बाद मिली तो चल जाएगा, पर कार वही बलेनो ही चाहिए। क्लियर है? अभी किया सेल्टॉस रिलीज हुई तभी भी वैसा हुआ, एमजी वेक्टर हुई तभी। आजकल तो ट्रेंड ही बना है, वो कार बनाते ही नहीं है, वो पहले देखते हैं प्री बुकिंग ऑर्डर कितने हैं। क्लियर है? आईफोन लॉन्च जब होता है, प्री बुक आईफोन, क्लियर है? 10,000 के बेनिफिट लेके जाओ। सो सब प्री बुक जो करवाते हैं, ये अमेजोन वाले ने आईफोन प्री बुक करवा लिया तुमसे कि भाई प्री बुक करो, उसको खुद को ही आईफोन नहीं मिला आज तक के, बोलो हाँ है ना। यस और नो? जिसको खुद को ओनरशिप नहीं मिला वो आपको क्या बेचेगा, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। क्लियर है? और यहां कोई गुड फेथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप प्री बुक कर रहे हो, बोलो हाँ है ना। आपको एक फ्रॉड पता है इंडिया का सबसे बड़ा? नहीं पता ना? ना, एक बीच में आया था इंडिया फोन करके, फ्रीडम फोन, याद है? 599 रुपए में फोन मिलेगा, 251 में। हाँ, उसने 251 में फोन लॉन्च किया था, मल्टीमीडिया सेलफोन 251 रुपए में। लोगों ने भर भर के पैसे दिए, उसने नियरली $6 बिलियन जमा कर लिए थे। $6 बिलियन 6 महीने तक यूज किए मस्त, और बाद में बोले कि हमारी फैक्ट्री का सेटअप ठीक से नहीं हुआ और हम रिफंड करने वाले हैं, और सबको 251 रुपए रिफंड कर दिए। तो सर वो फ्रॉड क्या हुआ? 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए आपने अगर 6 महीने तक एफडी में रखे ना, $600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए 6 महीने तक एफडी में रखो, 6% भी इंटरेस्ट है तो भी 3.5 करोड़ का इंटरेस्ट बनता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। 3.5 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट, उसका आधा कम से कम तुमको मिलेगा, मतलब 1.5-2 करोड़ तुमने अभी कमा लिया। और जब आप फोन प्री बुक कर रहे थे 251 रुपए का, वहीं पे कंडीशन था कि आगे अगर आप ये फोन बन नहीं पाया तो आपको आपका पैसा 6 महीने के बाद में रिटर्न दिया जाएगा। लोगों ने टिक कर लिया। लोगों को क्या लग रहा है 250 रुपए देने हैं, 6 महीने में वापस आ जाएंगे अगर नहीं हुआ तो। लोगों को खुद के 250 मिल गए, लोग खुश थे, वो भी खुश था। गवर्नमेंट बोली क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, कितना अच्छा आइडिया है। कल मैंने अगर अपन ने स्कीम लॉन्च कर दी, 1000 रुपए में लैपटॉप, अंकल और रिपोर्ट टू बुकिंग, ठीक है? कंफर्म लैपटॉप देंगे 1000 रुपए में, जिसके ऊपर सब कुछ चलेगा।
1000 रुपए में टैबलेट, ठीक है, लोगों ने भर भर के पैसा दिया, 10 लाख लोगों ने भी 1000 रुपए दे दिए, 10 करोड़ हो गए। बोलो हाँ है ना। 6 महीने तक खींचने का 70-80 लाख भी कमा लोगे। बोलो हाँ है ना। फिर दूसरे साल दूसरा ऑफर। बोलो हाँ है ना। पब्लिक भी मारेगी क्यों? मुझे एक बात बताओ, 251 रुपए के लिए तुम उसको मारने जाओगे? वापस भी मिल गया ना, ऐसा नहीं किसी के डूबा है, सबको रिफंड हो गए उनके अकाउंट पे। तो मन में आ रहा है? ऐसा सोचो जिंदगी में, ऐसी अच्छी अच्छी चीज है, और करो तो मेरा नाम मत लेना। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो आईफोन प्री बुकिंग, ये प्री बुकिंग में भी भैया ये फ्रॉड होता है, क्लियर है? फ्रीडम फोन लिख के रखता हूं, याद रखना, समझ में आ रहा है? सो इनका प्री बुकिंग, प्री क्या बोले एक बार उसे? बुकिंग। सो इट इज अ प्री सेल। कौन सा सेल बोले एक बार उसे? प्री सेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नेक्स्ट वाला, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। आ जाओ जरा इफेक्ट ऑफ एस्टोपल पे। Where the goods is stopped by conduct from denying the seller's authority to sell, the transfer will get a good title as against the true owner. But before the good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered. Owner had actively, बहुत अच्छे से ध्यान देना, had actively suffered or held out the other person in the question as the true owner or as a person authorized to sell the goods. इसका एग्जाम्पल तो प्रेस्टीज पॉइंट पे ही है। फर्स्ट फ्लोर पे, जब ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे ना, एके एंटरप्राइज करके शॉप है, आपको शायद पता नहीं होगा, वो एके एंटरप्राइज वाला तब से जेरोक्स निकाल के दे रहा है जब से हम सीए कर रहे थे। उसका पहला शॉप उधर इंदुलाल कॉम्प्लेक्स पे था, पहला जहां सीए का पूरा अड्डा था। फिर सब प्रेस्टीज पॉइंट पे शिफ्ट हुए तो उसने दुकान भी प्रेस्टीज पॉइंट पे लाया। उसके पूरे पुणे में 4 से 5 दुकान है, और उसका गल्ला पूरे, अब वो अच्छा दोस्त भी है हमारा, तो पूरे साल भर का गल्ला उसको 3 से 4 करोड़ रुपए का गल्ला होगा उसका, ठीक है? इतना सेल मारता है वो, सिर्फ जेरोक्स वाला। हाँ, केस ऐसा हुआ था, उसने सभी टीचर्स जो है ना, हर टीचर के बुक की जेरोक्स उसके पास मिलती है। कोई भी ले लो, कोई भी पब्लिकेशन किसी भी इंडिया का, खास करके सीए फाइनल, सीए इंटर, फाउंडेशन तो चलो ठीक है, आप कहीं से भी जुगाड़ते हो तो उसको इतना टेंशन नहीं है, पर उसको हर टीचर का पब्लिकेशन उसके पास मिलेगा। मतलब मेरा पेन ड्राइव भी पूरे इंडिया में बेचा जाता है, ऑल ओवर इंडिया में विशाल सर कुछ 10 से 12 हजार पेन ड्राइव बेचते हैं, ठीक है? मैं 7 से 8 हजार पेन ड्राइव सीए फाइनल के बेच देता हूं। तो हमारी बुक्स पूरी 4 कलर बुक है, ठीक है? वो उसकी भी जेरोक्स दे देगा, वो भी हमारे ही सामने। अबे हाँ, हमारे ही सामने। मतलब दिल्ली के फैकल्टीज भी कुछ थे, चलो हमारा तो दोस्त है, दिल्ली की फैकल्टी का दोस्त भी नहीं है, वो उनके भी बुक जेरोक्स करके बेचता था, ठीक है? लीगली नहीं, टोटली इलीगल, जेरोक्स करके बोल रहा हूं मैं। तो दिल्ली से फैकल्टी उसको मिलने आए थे कि भाई ऐसी हरकतें मत कर, हम तेरे ऊपर केस ठोक देंगे। उसने दूसरे अटेम्प्ट में और डबल बुक बेची। वो खतरनाक आदमी है वो, ठीक है? उसने और डबल बुक बेची, हमारी बुक तो बेचता ही था। फिर लोगों ने क्या कर दिया कि भाई एक काम मत कर, तू जेरोक्स मत बेच, हम ही तेरे को बुक देते, तू वो बेच दे, ठीक है? तो फिर उसने नहीं, वो भी वैसे नहीं हुआ, उसके जेरोक्स और हमने उसको बुक देने के बीच में भी एक कंस्ट्रेंट था, वो हमारी ही बुक खरीदता था, हमारे ही ऑफिस से या शॉप से, और उसी को 100 रुपए ऐड करके महंगा बेचता था। फिर भी बच्चे उसी से खरीदते थे, क्योंकि बच्चों को सब बुक एक जगह पे मिल जाती थी। समझ में आ रहा है? उसको अगर बुक्स चाहिए तो अलग अलग जगह पे घूमना पड़ता, फिर भी बच्चे उससे खरीदते थे, तो उसमें भी 100 रुपए कमाता था। और हमारी अगर डिस्काउंट वगैरह के ऊपर बुक्स वगैरह अवेलेबल रही फाइनल की, तो ठोक में 200-300 खरीद के रख देता था खुद ही, और फिर उसको रिटेल प्राइस के ऊपर बेचता था, तो उसमें भी वो प्रॉफिट कमाता था। तो कुछ दिनों बाद तो सब टीचर ने बोल दिया, एक काम कर, तू बुक्स रख लेते जा तेरे पास, ऑथोराइज। नाउ दिस इज सेल बाय एस्टोपल, दिस इज सेल बाय क्या बोले एक बार? एस्टोपल। उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करे तो भी पता है कि वो जेरोक्स करके बेचेगा, तो अपना रेवेन्यू लॉस क्यों करे? वैसे भी जेरोक्स में वो कमी कमाएगा, 30-50 पैसे की जेरोक्स में क्या कमा लेगा? अगर वो तुमको 30 पैसे का जेरोक्स देता है तो उसमें वो 5 पैसे कमाता है। समझो उसने तुमको 300 रुपए की बुक दी, तो उसमें वो कितना रुपए कमा लेगा? 50 रुपए। तो हम बोल रहे कि भाई हमारी बुक रख, 400-500 रुपए में बेच, तू 100 रुपए कमाएगा, क्योंकि हम तो बल्क में प्रिंटिंग करवाते हैं और जेरोक्स से सस्ता ही पड़ता है, तो उसके लिए अच्छा है। दिस इज सेल बाय एस्टोपल। अब उसको मना नहीं कर सकते,
अब ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो गया कि कस्टम हो गया है। कस्टम मतलब स्टूडेंट ने ही डिसाइड कर लिया कि ही इज ऑथोराइज्ड डीलर, ही इज केवल एक बार ऑथोराइज्ड डीलर। मतलब कई बार हमारे यहां से बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, उसके पास मिल जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो दिस इज एस्टोपल। अब अगर उसने बुक बेची ना और बच्चे ने मेरे को बोला सर तुमने क्या बुक बनाई, तो मेरे को सुन लेना पड़ता है। हालांकि बच्चे ने मेरे पास से खरीदी भी नहीं है बुक उससे खरीदी है, फिर मेरे को सुन लेना पड़ता है, क्योंकि अब ये एस्टोपल हो गया, ये कंडक्ट हो गया, अब ये कस्टम हो गया। वो ऐसा एजेंट बन गया जो साइन नहीं है, पर पूरे कस्टम में ये चल रहा है कि नाउ ही इज अ वर्किंग पर्सन विथ अस। क्लियर? अगर मैंने बच्चे को बोला ये तो मैंने बनाई नहीं, बच्चा बोलता है फिर बेची काय को रखी उसके पास में, अब उसको क्या बताओ क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सेल बाय क्या बोले एक बार, जो से एस्टोपल, कि भाई कस्टम एंड कंडक्ट डिसाइडेड दैट पर्सन कैन सेल द गुड्स, कैन सेल केवल एक बार जो से गुड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब प्रेस्टीज पॉइंट पे एकेडमी जितना नहीं कमाती, कई सारी एकेडमीज उतना नहीं कमाती, उतना वो शॉप कमा लेता है, इतना खतरनाक है वो। ठीक है? और बनता भी है बोलना, वो तब से है, मतलब हम भी उसी से जेरोक्स कर करके पड़े हैं, अभी कर्म चल रहे हैं हमारे। कैसे समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। आगे उसका जो ओनर है वो उसका नाम कमलेश है, कमलेश भाई, तो शायद सुना होगा आपने। तो वो बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए हमने तो कभी उसके ऊपर केस वेस नहीं किया। हमने उसको बोला तू ऐसे बेच रहा है तो भाई हम ही दे देते हैं, तू वैसे बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आगे ये होने का नेक्स्ट वाला, सेल बाय अनपेड सेलर। इसके लिए मैं एक ही एंटरप्राइज लिख के रखता हूं, मतलब तुमको याद रहेगा, सुनते से ही क्लिक हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर गुड्स सेल कर सकता है क्या? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक रोल्स रॉयस थी। रोल्स रॉयस पता है? रोल्स रॉयस इमेजिनेशन में है, पार्टी भी। लग्जरी गाड़ियों का यही होता है, हुड लंबा होता है एकदम। हुड समझते हो ना? हुड नहीं, हुड हुड क्लियर है? हुड हुड दबंग भी नहीं। और ऐसे सामने लोगो होता है, एक परी ऐसे पंख फैला के बैठी रहती है, ऐसा लोगो होता है रोल्स रॉयस का। देखा है आपने? हाँ है ना? अब रोल्स रॉयस मेरे पास कार थी, क्या हुआ? टायर है वो, तो कस्टमाइज रोल्स रॉयस है। तो ध्यान देना, मेरे पास रोल्स रॉयस थी, मैंने समझो रोल्स रॉयस बेची विजय सर को। किसको बेची? और विजय सर भारी आदमी, वो किधर भी किसी को भी गुंडाल डालेंगे। तो बोले सर तूने को रोल्स रॉयस बेची, इसकी कीमत इतनी है ही नहीं, भाव करने में कतई माहिर इंसान। बोले तुम 4.5 करोड़ बोल रहे हो सर, लेकिन 4.5 करोड़ इसका भाव है ही नहीं, तुमने यूज कर ली 2 महीने। सर अब ये रोल्स रॉयस तुम्हारे नाम से जानी जा रही, मेरे नाम से तो जानी नहीं जाएंगी। 25 चीजें ऐसे सुना देंगे जो जिंदगी में तुमने कभी सुनी नहीं होगी। तुम रेडी हो जाओगे सर, कार भी रख लो, पैसे भी ले लो मेरी तरफ से। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो फिर ये रोल्स रॉयस मैंने विजय सर को बेची समझो 1 करोड़ में। कितने करोड़ में? 1 करोड़ में। अब मेरे को बेचनी थी 4 करोड़ में, तो 1 करोड़ में बेचनी पड़ेगी। चलो पैसे तो भी मिल रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन अगर थोड़े दिन बाद विशाल सर आए, विशाल सर ने कार देखी। अब ऐसा है कि विशाल सर का अगर दिल आ गया चीज के ऊपर कि भाई नहीं ये मस्त एकदम, तो एकदम दिलदार आदमी है। वर्ल्ड बैंक विशाल सर, मतलब अबे हाँ वर्ल्ड बैंक। वी स्मार्ट में 9-10 साल से हम काम कर रहे हैं, पूरा फाइनेंस वगैरह विशाल सर संभालते हैं। एक दिन या 1 घंटा या 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होगा जहां से हमको फाइनेंशियली तकलीफ हुई होगी आज तक के 9-10 सालों में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो विशाल सर ने रोल्स रॉयस देखी, दर्शन बोले जबरदस्त दिख रही, कहां से लाई? मैं बोला खत्तर सर, मैं लाई, वो तूफान है। बोला ठीक है, मैंने भी वो 25 डायलॉग पेल दिए जो विजय सर ने मेरे को दिए थे। ठीक है? तो विशाल सर बोले बढ़िया, एक शानदार, कितने में बेचेगा? मैं बोला 6 करोड़ रुपए। विशाल सर बोले सिर्फ 6? मैं तेरे को 6.5 दूंगा। वर्ल्ड बैंक है। बोलो हाँ है ना? और विशाल सर ने 6.5 करोड़ में डील करने की कोशिश की। अल्लाह बढ़िया,
मैंने विशाल सर को गाड़ी दे दी। अब यहां पे विजय सर ने मेरे को अभी तक के 1 करोड़ की डील के ऊपर पैसा दिया था क्या? गुड्स के ऊपर फिर भी मेरा लीन है, क्योंकि जब बायर पे नहीं करता तो गुड्स के ऊपर लीन किसका है? मेरा। क्या मैं इन गुड्स को वापस विशाल सर को बेच सकता हूं? यस। एक्चुअली देखा जाए तो ओनरशिप विजय सर को ट्रांसफर हो चुकी है, बिकॉज एग्रीमेंट हो चुका है, पर पैसे नहीं आए। तो ओनरशिप विजय सर को ट्रांसफर हो चुकी है सब्जेक्ट टू क्रेडिट सेल, पर पैसा आया क्या? मैं सेम गुड्स बेच रहा हूं। तो यहां पे मैं तो ओनर नहीं हूं, मैं तो ओनर नहीं हूं, पर टाइटल फिल भी किसको जाएगा? विशाल सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो सेल बाय अनपेड सेलर, मैं अनपेड सेलर हूं, विजय सर ने पैसे नहीं दिए, बट फिर भी मैं सेल करूंगा तो क्या हो जाएगा? वैलिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? लास्ट वाला, सेल अंडर अदर एक्ट। किसी दूसरे एक्ट में अगर स्पेसिफिकली बोला है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा तुम्हारे कवरेज के और सिस्टम के बाहर है। सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेसर अ वैलिड टाइटल। ऑक्शनर सुना है? ऑक्शनर, ऑक्शन में तो स्पेसिफिकली ऑक्शनर ही सेल करता है। कई बार ऑक्शनर को लिक्विडेटर बोला जाता है। अरे बोलो हाँ है ना? सो ऑक्शनियर सेल, लिक्विडेटर सेल, समझ में आ रहा है? इन सेल्स को भी क्या करार दिया जाता है? वैलिड। मुझे तो ऑक्शनियर कभी गुड्स का ओनर होता है क्या? नहीं। लिक्विडेटर गुड्स का ओनर होता है क्या? नहीं। फिर भी वो जो सेल करेंगे उसको क्या माना जाएगा? वैलिड। विजय माल्या की किंगफिशर जब डूबी, हवा में उड़ने वाली एयरलाइन पानी में डूब गई, तो मुझे एक बात बताओ, उस वक्त लिक्विडेटर ने असेट बेची विजय माल्या के, गोवा का बंगला बेच दिया, क्या असेट का ओनर लिक्विडेटर था? नहीं। कौन था? विजय माल्या। बट फिर भी बेचा गया, क्लियर है? तो भी वो सेल क्या हो जाएगा? वैलिड। नॉर्मली ये होता है वाइंडिंग अप के केस में। कौन से केस में? बोले एक बार, वाइंडिंग अप, जैसे किंगफिशर। आइडिया क्लियर है? सो ये है आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू गुड्स इवन इफ सेल इज मेड बाय थर्ड पार्टी। समझ में आया बच्चों? पक्का है? एवरीबडी यस सर? नो? कंसेप्ट क्लियर है एकदम मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं चाहूंगा लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। कल आपका ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा, शायद क्या हो ही जाएगा आई गेस। फिर संडे को पार्टनरशिप उठाएंगे अपन। मैं कल टाइमिंग कंफर्म करूंगा संडे के।
चलो डन एवरीबॉडी, सांगा हो, यस सर नो, आगे बढ़ू मैं पक्का, चलो कौन सा गाड़ी, सर्कल में गाड़ी है, ऑक्शनर लिक्विडेटर, हो गया पक्का। चलो अब आ जाओ अगले कंटेंट के ऊपर, ठीक है, थक गए क्या? मैराथन करेंगे हो। आगे, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सुसु मत करो, लग जाएगी किसी को। आ गया, तो रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स किस तरीके से डिलीवर करने चाहिए। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, व्हाट डन बाय पार्ट डिलीवरी, हाफ गुड्स डिलीवर कर दिए, जरूरी नहीं है हाफ, कुछ भी, कोई भी पोर्शन। A delivery of the part of the goods taking place in the course of the delivery of the whole has the same effect. Has the same effect for the purpose of passing a property in such a goods as a delivery of a whole. मतलब अगर आपने पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि भाई पूरे गुड्स का ही डिलीवरी हुआ है, ऐसा माना जाएगा यही सेल है, ऐसा माना जाएगा यही क्या है, बोले बाद उसे सेल। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। But such a part delivery with the intention of the serving it from the whole will not operate as a delivery of the remainder. It will be construed as a part delivery only. इसका मतलब यह है, पूछो क्या, पार्ट डिलीवरी से कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, फिक्स, बट सब्जेक्ट टू रिमेनिंग डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट तो डन हो जाएगा बट सब्जेक्ट टू क्या बोले बाद उसे, रिमेनिंग डिलीवरी। अब नॉर्मली ये हमारे प्रिंटिंग वाले सिचुएशन में होता है, जब गुड्स हम प्रिंट करवाते हैं ना, बुक्स प्रिंट करवाते हैं, बुक्स, तो बुक्स प्रिंट करवाते हैं 4000 बुक एक साथ, 4 या 5000 बुक एक साथ प्रिंट करवाते हैं, समझ में आ रहा है। जब हम 5000 बुक एक साथ प्रिंट करवाते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार अर्जेंसी होती है कि 5000 में से लाइव बैच के लिए 50 अर्जेंटली चाहिए, फेस टू फेस बैच के लिए 50 अर्जेंटली चाहिए। अब जैसे परसों की बात है, मैंने सीए इंटर की बुक्स प्रिंटिंग के लिए डाले, मैंने दिया 1000 का ऑर्डर, बोला 1000 बुक्स चाहिए, लेकिन सीए इंटर की लाइव फेस टू फेस बैच शुरू हो गई है, उसके अंदर अब 350-400 बच्चे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने उनको बोला मैं 1000 के ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन मेरे को 3 दिन के अंदर 350 बुक्स चाहिए, ठीक है। वो बोले ठीक है सर, मैं 3 दिन में 350 देता हूं, लेकिन बच्चों के लिए 1 हफ्ता और लगेगा। तो उसने पार्ट डिलीवरी देने के लिए एग्री किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बट इट इज सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। नीचे सो बुक्स प्रिंटिंग का एग्जांपल दिया मैंने यहां पे, बुक्स प्रिंटिंग वी स्मार्ट, ठीक है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर देम अंटिल बायर हैज अप्लाइड फॉर द डिलीवरी अनलेस अदरवाइज का एक बार उसे एग्रीड। मतलब जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करता, सेलर को कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो गुड्स का डिलीवरी करेगा। समझ में आया? जैसे आपने कार परचेस कर ली, अन डिलीवरी मांगी ही नहीं, कार पड़ी रहेगी, उन्हीं के पास पड़ी रहेगी, वैसे ही रखेंगे। अब ऐसे केस में अगर गुड्स का लॉस हो गया तो कौन बेयर करेगा? बायर, बिकॉज डिलीवरी किसने नहीं मांगी? बायर ने। सो लॉस विल लीड टू लॉस ऑफ बायर। एग्जाम्पल कार वाला, नीचे प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये तो हमने तीसरी बार देख रहे हैं अभी अपन। ये कहां डिलीवर करना चाहिए? पहला रूल एज पर एग्रीमेंट, एज पर क्या बार उसे एग्रीमेंट, कहां एग्री किया है, एंड अगर एग्रीमेंट नहीं है, इफ नॉट, तो एट रीजनेबल प्लेस, एट रीजनेबल क्या बाद उसे प्लेस। क्लियर है?
रीजनेबल प्लेस मतलब स्पॉट, सुनना, स्पॉट एट विच दे वर लाइंग एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर है? इसको अंडरलाइन करके रखना। टाइम ऑफ डिलीवरी में भी सेम रूल आएगा। टाइम ऑफ डिलीवरी एज पर क्या बोले बाद उसे एग्रीमेंट, और अगर नहीं एग्री किया है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम। आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। व्हाट डू मीन बाय टाइम फॉर टेंडर? बोलो। Demand for tender of delivery may be treated as ineffectual unless made a reasonable hour. What is reasonable hour is a question of fact. Demand for or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made in reasonable hour. For example, तुमने कार परचेस की, वो बोले सर कब डिलीवर करो, तुम बोले रात को 1 बजे चाहिए मेरे को, बोले सर पागल हो गए हो, तुम बोले हाँ, तो उसने डिलीवरी देना जरूरी है क्या? टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी शुड बी बिजनेस आवर और रीजनेबल आवर। क्लियर है? सो वहां लिखो डिलीवरी एट द नाइट और अनरीजनेबल आवर इज नॉट वैलिड। डन है रोडी? नीचे मुझे तो एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करता है? सेलर। हमेशा कौन बेयर करेगा? सेलर। सो वहां लिखो एग्जांपल में नॉर्मली सेलर अनलेस एग्रीड बाय बायर। नॉर्मली सेलर अनलेस एग्रीड बाय बायर। डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया, डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस देते हो क्या? बोलो हाँ है ना? डोमिनोज के पिज्जा में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, स्विगी में लगते हैं, बाकी शिपिंग में लगते हैं, और वो भी तब जब वो पहले ये डिस्प्ले करे कि भाई तुम्हारी ऑर्डर 100 ही रुपए की है, इसके ऊपर 99 रुपए डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, और फिर तुम बोल रहे हो यस, और फिर भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? दैट इज एग्रीड बाय बायर। क्लियर है? नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर सामने वाले ने गलत क्वांटिटी के गुड्स डिलीवर कर दिए तो, एक्सेस गुड्स दे दिए तो रिटर्न करो, वरना उसको क्या माना जाएगा? सेल। और कम गुड्स डिलीवर किए तो he is liable for the remaining। तो एग्जांपल में लिखो, if excess goods are delivered, if excess goods are delivered, then return them, then return them, or it will be considered as sell। Return them or it shall be considered as sell। comma, if lesser goods are supplied, seller is liable for remaining goods, seller is liable for remaining goods, seller is liable for remaining goods, full stop। डन है रोडे? नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में मिलती है। न्यूज़पेपर, दूध, सब हर रोज सवेरे वही होता है ना इंस्टॉलमेंट में। बोलो हाँ है ना? तो पढ़ो उसको। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। The right and liabilities in the case of delivery in installment and a payment thereon may be determined by the parties of the available contract। साइड में लिखो न्यूज़पेपर डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी एवरी डे, न्यूज़पेपर डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी एवरी डे।
लिख लिया सबने? नेक्स्ट वन, डिलीवरी ऑफ कैरियर, मतलब कैरियर मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना. सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर इज अ प्राइमा फेसिया डीम्ड टू बी डिलीवरी टू, क्या बोले एक बार उसे, बायर. जैसे रेलवे रिसीट आपको भेज देना और रेलवे को गुड्स दे देना, ऐसा माना जाएगा कि आपको गुड्स मिल गया अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो. क्लियर है? अगर कंडीशन है सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा. क्लियर है? सो लिखना अनकंडीशनल डिलीवरी, unconditional delivery to carrier and giving document of title to buyer, and giving document of title to buyer, giving document of title to buyer is delivery to carrier. ओके अगर ट्रांसपोर्ट में अगर कोई डैमेज हो गया तो किसकी रिस्क है ये? बायर. क्लियर है कंसेप्ट? जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल में नॉर्मल लॉस जो होता है वो बायर ही बेयर करता है, जो पेट्रोल बाय करता है. बोलो हाँ है ना? सो वहां लिखना रिस्क इज विद द बायर. फॉर एग्जांपल पेट्रोल परचेस, पेट्रोल परचेस. लिख लिया सबने? लास्ट, बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स. वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामाइंड देम, he is entitled to reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in the conformity with the contract. Myntra से कपड़े लेते हो, बोलो हाँ है ना? पहन के देखते हो, फिटिंग देखते हो, कपड़ा वही है क्या देखते हो, सेम फोटो आ रहा है क्या देखते हो, और फिर ही खरीदते हो. बोलो हाँ है ना? अब तूने ब्लैक जीन्स खरीदी, ब्लैक जीन्स तो 1000 टाइप की आती है, सब एक जैसी दिखती है, बट फिर भी कंफर्म करते हो नहीं करते हो? बोलो हाँ है ना? तो दैट मीन्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जाम्पल लेके रखना, परचेस इन ऑनलाइन शॉपिंग, परचेस इन ऑनलाइन शॉपिंग सच एज क्लोथ्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा. डन. यहां आपके डिलीवरी का कंसेंट हो गया, खत्म. आज के लिए अपन इतना कभी करो. जॉब टुडे हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो.